सो हेलो बच्चा लो, वेलकम बैक टू द जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे सवाल जो हमसे पूछे गए थे जेईई एडवांस 2020 में। टोटल 5 क्वेश्चन थे और मार्क्स कितना है, 19 मार्क्स। सो सच अ हाई वेटेज टॉपिक, राइट। ये अपना पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने जितने भी एडवांस से रिलेटेड PYQs हो या फिर कुछ और एडवांस प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हो जो भी डिस्कस किए हैं, सभी एक प्लेलिस्ट में, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो आप उसको भी ज़रूर से जाके देखें अगर आपको अपने एडवांस को और इम्प्रूव करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक को अगर आपको सिर्फ 15 मिनट में रिवाइज करना है, राइट, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे इसका लिंक लिखा हुआ है, ये सेम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन 2020 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इस सवाल को आप पहले पढ़ लीजिए। सवाल में बेसिकली हमसे क्या बोलता है, 2 आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम मास एंड चार्ज आर सस्पेंडेड इन एयर फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ सेम लेंथ। तो यहाँ पे इसका डायग्राम आपके लिए बना दिया गया है और जो इनके बीच में जो सेपरेशन है वो टोटल अल्फा है, ठीक है। अब दोनों सेम मास का है, सेम चार्जेस है, तो हम मान सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है तो ये अल्फा बाई 2 होगा और ये भी आपको अल्फा बाई 2 ही होने वाला है, ठीक है। द स्फीयर्स आर नाउ इमर्स्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस मच। सो लेट मी हाईलाइट दिस पर्टिकुलर थिंग। लिक्विड का जो डेंसिटी है वो हमें दे रखा है एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड हमें दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज F, तो किसी मीडियम में जाने के बाद वो फोर्स जो है वो आपको हो जाएगा F अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि F बाई 21, राइट। इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स रिमेन्स द सेम आफ्टर द इमर्जन, देन आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हमें एक एक करके चेक करना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है, ठीक है। ये आपको मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन है। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे बात को समझिए। ये आपका मास है, राइट। तो इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस दोनों स्फीयर पे आपको चार्ज QQ है, तो चार्जेस के कारण आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं लेटर से FE से, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको वेट लग रहा होगा mg, ठीक है। इसको mg से हम यहाँ पे दिखा देते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे बात करें तो टेंशन भी लग रहा होगा। टेंशन का बेसिकली 2 कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये सारी चीज़ें हम लॉज ऑफ मोशन में भी बहुत बार करते हैं। अगर ये एंगल अल्फा बाई 2 है तो ये एंगल भी आपका जो है अल्फा बाई 2 ही होने वाला है, यानी कि अगर ये t है तो ये आपको हो जाएगा t cos अल्फा बाई 2 और ये आपको हो जाएगा t sin अल्फा बाई 2। बढ़िया है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, चीज़ें आपकी इक्विलिब्रियम में है, तो t sin अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू FE एंड t cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू mg, राइट। तो हम यहाँ पे देखिए डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं, t sin अल्फा बाई 2 अपॉन t cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू t sin अल्फा बाई 2 आपको FE के बराबर था और t cos अल्फा बाई 2 आपको mg के बराबर है। सो बेसिकली यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो आपका tan अल्फा बाई 2 है ना, वो आपको सिंपली FE अपॉन mg के बराबर है, ठीक है। ये सर क्यों निकाला है, अभी इसका यूज़ आपको आगे समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे पहले ऑप्शन को पढ़े, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, कहता है कि अगर आपने उसको एयर में रखा या फिर मीडियम में डाला, इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो आपको चेंज होगा। पहले अगर FE था तो बाद में ये FE बाई 21 हो जाएगा, राइट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज 21, यानी कि ये ऑप्शन जो है आपको गलत है, वो चेंज हुआ है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रेड्यूसेस, क्या ये ऑप्शन सही है? तो हाँ सही है, क्योंकि बाद में ये FE बाई 21 हो रहा है, तो ये रिड्यूस हुआ है। सो ऑप्शन नंबर B इज ऑल्सो करेक्ट, B इज करेक्ट बेसिकली। मास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर्स इज दिस मच, ये हमें सॉल्व करना होगा, प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग है। डी पार्ट देखिए, द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स होल्डिंग द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर हम टेंशन इन द स्ट्रिंग की बात करें, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लेट अस टॉक अबाउट t sin अल्फा। तो हमने यहाँ पे देखा अभी कि t sin अल्फा बाई 2 जो है वो आपको FE के बराबर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ना, जो t है आपको वो बेसिकली FE अपॉन साइन अल्फा बाई 2 के बराबर है। अभी हमें क्वेश्चन में ये बात क्लियरली बोला जा रहा है कि मीडियम में डालने के बाद भी एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स डजंट चेंज इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स रिमेन्स द सेम, राइट। तो डिनोमिनेटर आपको कांस्टेंट है, लेकिन मीडियम में डालने के बाद आपका ये जो FE है वो डिक्रीज करता है, FE बाई 21 हो जाता है,
वो डिक्रीज़ करता है। तो Fe अगर डिक्रीज़ करेगा तो टेंशन भी आपको डिक्रीज़ करेगा। डी में क्या बोलता है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स होल्डिंग द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज्ड, ये गलत है, टेंशन आपको डिक्रीज़ करने वाला है। तो जो सॉल्व करने वाला पोर्शन है वो है सी ऑप्शन, और उसको सॉल्व करने के लिए हमने ये चीज़ यहाँ पे अभी निकाला है, द tan alpha by 2 इज इक्वल टू Fe by mg। ठीक है, सो इस चीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज़ लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट फिगर में चलते हैं जहाँ पे हमको हेल्प मिलेगा। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है कि ए गलत था, बी आपका सही और डी आपका गलत है। अच्छा है, और हमने इसके पहले ये डिराइव किया था कि जो आपका tan alpha by 2 है वो आपको Fe बाई mg के बराबर है। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, ये आपको इनिशियल सिचुएशन है जहाँ पे वो एयर में था और ये मीडियम में है, लेकिन आपका जो एंगल है देखिए वो नहीं बदला है। सवाल में हमसे ये बोला गया है, ये जो आपका फोर्स है ना वो अब आपका हो जाएगा F बाई 21, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स है, क्योंकि आपने उसे एक लिक्विड में डाला है तो लिक्विड उसके ऊपर, बॉल के ऊपर एक बॉइंट फोर्स लगाएगा। सो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन? mg तो था ही पहले, लेकिन बॉइंट फोर्स ऊपर था, तो अब जो इफेक्टिव फोर्स नीचे लग रहा है दैट इज mg माइनस बॉइंट फोर्स, mg माइनस बॉइंट फोर्स। अच्छा, तो हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल चेंज नहीं होता है, तो क्या हम ये बात लिख सकते हैं कि शुरुआत में F बाई mg है, दिस शुड बी इक्वल टू, बाद में आपके पास क्या है, F बाई 21 डिवाइडेड बाई mg माइनस Fp। ये आपको स्टैब्लिश रहेगा क्योंकि एंगल आपका जो है वो सेम है, tan alpha by 2 दोनों बार ही सेम आने वाला है। ठीक है, बस ख़त्म। यहाँ से आपका F और F जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो mg माइनस Fp इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई 21, राइट। mg बाई 21 को अगर हम लेफ्ट साइड ले जाए तो ये आपको कितना हो जाएगा, 20 बाई 21 इंटू mg इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स। अब यहाँ पे बात आता है कि आपका mg कितना है और बॉइंट फोर्स कितना है। सो मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। तो आप यहाँ पे देखिए आपका जो vg है वो तो खत्म हो जाने वाला है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर्स, हमसे रो एस ही पूछा जा रहा है। सो रो एस इज इक्वल टू रो एल, एंड रो एल इज व्हाट, रो एल इज योर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 800। तो ये आपका हो जाएगा 800 मल्टीप्लाइड बाई 21 बाई 20, और ये आपको 840 ही आने वाला है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। सो बी और सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल आपका एक बहुत इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में डेंजरस लग सकता है लेकिन इसको ध्यान से समझिए। सवाल में हमसे बोलता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस मच माइनस 400√3 वाई कैप, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हालांकि डायग्राम में सब कुछ दिख रहा है। तो मैग्नीट्यूड कितना है, 400√3 SI यूनिट में दिया हुआ है, इज अप्लाइड इन अ रीजन। एक चार्ज पार्टिकल है, m मास है, q चार्ज है, आपने उसको फेंका है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाला है, हमें इसे इस टारगेट T पे हिट कराना है। ठीक है, दिस पार्टिकल इज एम टू हिट एट अ टारगेट T विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम इट्स एंट्री पॉइंट इन टू द फील्ड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, टेक Q बाई M इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10, चार्ज अपॉन मास को इतना ले लेना है, क्वेश्चन में बोल रहा है। देन आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों आपको बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाने वाला है। ठीक है, अच्छा एक और बात, हालांकि इस क्वेश्चन में ग्रेविटी के बारे में कुछ कहा नहीं है कि जो ग्रेविटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप उसको इग्नोर करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन आप जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट इज वे मोर दैन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम जी को इग्नोर कर पाएंगे। तो चलिए एक बारी आपकी संतुष्टि के लिए पहले वो भी निकाल लेते हैं। ये डायग्राम हो गया, ये आपको ऑप्शन हो गया और ये आपको हो गया गिवन चीज़ें। पहले ये निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो आपको हो जाएगा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ Q इंटू ई अपॉन मास। अब हमें क्वेश्चन में Q बाई M तो ऑलरेडी दिया हुआ था, कहाँ गया, 10 टू द पावर 10, दिस इज योर 10 टू द पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी है, तो वो है सर आपको 400√3। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपको आ रहा है 4√3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 2
12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्लूड भी करते हो तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, 10 टू द पावर 12 है और वो सिर्फ 10 है, तो आप जी को भूल जाइए, आप उसको इग्नोर कर दीजिए। हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो सवाल चाहता था कि आप उसको इग्नोर करें यूजिंग दिस लॉजिक। ठीक है, बढ़िया है। द पार्टिकल विल हिट T if projected at an angle 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो ये आपको सिंपली एक रेंज का फॉर्मूला लगाने के लिए उकसाया जा रहा है कि आप रेंज का फॉर्मूला लगाए। तो जो रेंज होता है दैट इज इक्वल टू, रेंज का फॉर्मूला आपको होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई नॉट ग्रेविटी रादर एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे लिख दो एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो वही वाला इक्वेशन लगेगा। यहाँ पे आपको जो एक्सेलरेशन है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये इक्वेशन बिल्कुल ही वैलिड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो साइन 2 थीटा है दैट इज इक्वल टू रेंज इनटू ए वाई अपॉन योर यू स्क्वायर। ठीक है, तो रेंज की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर है। ए वाई की वैल्यू आपको 4√3 इंटू 10 टू द पावर 12 है, डिवाइडेड बाई जो आपका यू है, u कितना है, इतना है, और इसका भी स्क्वायर करेंगे। सो 2√10 विच मीन्स 4 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 12। तो यहाँ पे हमारे पास जो इवेंचुअली बच रहा है ये अपना ख़त्म हो जाएगा, 4 से 4 अपना ख़त्म हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइन 2 थीटा है, यानी कि जो आपको 2 थीटा है, जो आपको 2 थीटा है वो आपको 60 डिग्री भी हो सकता है या फिर 120 डिग्री भी हो सकता है, यानी कि जो आपका थीटा है वो आपको 30 डिग्री भी हो सकता है या फिर 60 डिग्री भी हो सकता है, विच मीन्स बी सही हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ए को गलत होना पड़ेगा। अब सी और डी में आपसे दोनों में ही टाइम पूछा जा रहा है। सो सी में हमारे पास 2 टाइम दिया हुआ है, राइट, कि क्या तो इसको √5/6 माइक्रोसेकेंड लगता है टारगेट तक पहुंचने के लिए, या फिर इतना टाइम लगता है, या फिर ऑप्शन डी में कुछ अलग ही टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो अगेन आप जब टाइम सॉल्व करोगे, समझिएगा, जब आप टाइम सॉल्व कर रहे हो, सो टाइम इज व्हाट, टाइम इज बेसिकली रेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल स्पीड, रेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल स्पीड। अब रेंज जो है आपका वो तो 5 है, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, u cos थीटा, u इज़ दिस मच, राइट, u इज़ 2√10, और ये 10 टू द पावर 6 को हम नहीं लिख रहे हैं ताकि मेरा आंसर डायरेक्टली माइक्रो सेकेंड्स में ही आए, इनटू cos थीटा। तो आप एक बारी cos 30 डिग्री लोगे और एक बारी आप cos 60 डिग्री लोगे, तो आपको समझ में आ रहा है कि 2 आंसर टाइम का आने वाला है। एंड व्हेन यू सॉल्व दिस, एक ये टाइम आएगा और दूसरा टाइम आपको आएगा 2√10 cos ऑफ 60 डिग्रीज। 2 टाइम आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही मैच होता दिख जाएगा। सो इस तरीके से बी और सी इसका सही जवाब हो गया, एंड यू कैन सी दिस इज एक्चुअली अ इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोलता है, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर कैरी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 माइनस इतना। ठीक है, तो ये जो सिग्मा का देने का जो एक तरीका है, ये वैरायटी हम लोगों ने बहुत बारी सॉल्व किया हुआ है, वेयर सिग्मा नॉट इज अ कांस्टेंट एंड आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a large spherical surface that encloses the charged disk completely is phi naught। तो एक सिचुएशन मेरे पास ऐसा है कि जो डिस्क है, राइट, इसको एनक्लोज कर रहा है एक स्फेरिकल सरफेस और कंप्लीटली एनक्लोज कर रहा है। ठीक है, तो इस समय हमसे बोलता है कि फ्लक्स जो है वो फाई नॉट है। अब आप समझिएगा बात को। पहली बात, ये जो डिस्क है इस पे चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रहा है क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में अगर हम इस स्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स की बात करें तो वो जो फ्लक्स होगा फाई नॉट, दैट इज नथिंग बट योर टोटल चार्ज इन दिस डिस्क, ऑन दिस डिस्क अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि चार्ज जो कि आपको कंप्लीट आर रेडियस तक पे है। फिर हमसे बोलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अनदर स्फेरिकल सरफेस of radius r/4 and concentric with the disk is phi। नेक्स्ट सिचुएशन में हमारे पास ये है। अब आप देखिए, ये आपका वही डिस्क है, लेकिन अब r/4 रेडियस का एक शेल है जो कि इस डिस्क के साथ कॉन्सेंट्रिक है, राइट। इसके थ्रू कितना फ्लक्स आपको क्रॉस कर रहा होगा, तो इसके थ्रू उतना ही फ्लक्स क्रॉस करेगा जितना इसके अंदर चार्ज है, राइट। ये जो आपके पास स्फेरिकल शेल है या सरफेस है, इसके अंदर टोटल कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, उतना ही चार्ज जितना इस वाले शेडेड पोर्शन में होगा डिस्क के। यानी कि हम कह सकते हैं इस केस में जो आपको फ्लक्स है विच इज़ योर फाई, दैट इज इक्वल टू चार्ज, लेकिन चार्ज कहाँ पे इंक्लोज्ड,
टिल r/4 रेडियस तक अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें इस दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। आपको बेसिकली सॉल्व करना है कि व्हाट इज चार्ज ऑन द कंप्लीट डिस्क अपॉन चार्ज टिल r इज इक्वल टू r/4। आई होप आपको यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। ठीक, अब ये हमें सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है इसमें। आप यहाँ पे r पे जाके dr थिकनेस का एक एलिमेंटल रिंग ले लोगे। पहले पता करोगे कि इतने से एलिमेंटल रिंग में आपको dq चार्ज कितना है, dq चार्ज कितना है इस पूरे शेडेड पोर्शन में। और ये dq चार्ज निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। ये जो आपको dq चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई दिस शेडेड एरिया विच इज़ नथिंग बट योर 2πr dr। ठीक है, आपको टोटल चार्ज चाहिए तो आप इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, पहले हम लोग एक जनरल टर्म निकाल लेते हैं। सो चार्ज एट एनी रेडियस r इज इक्वल टू हाउ मच, सिग्मा की वैल्यू इतनी है, 2π आपको कांस्टेंट है उसको तो बाहर खींच लो और सिग्मा को अंदर लिखोगे आप सिग्मा नॉट, ये वाला एक r है और इसका आप लिखोगे 1 - r/R, ये आपको हो जाएगा dr। ठीक है, सिग्मा नॉट भी कांस्टेंट है उसको भी बाहर खींच लो, उसको क्यों अंदर छोड़ रहे हो। सो 2π सिग्मा नॉट इंटीग्रल, सो ये आपको हो जाएगा r - r² और ब्रैकेट में ये dr। लिमिट लगा रहे हम लोग 0 से लेके स्मॉल r। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 2π सिग्मा नॉट r² माइनस r³ तो ये अपना जनरल इक्वेशन आ गया चार्ज का, चार्ज ऑन द डिस्क फॉर एनी रेडियस स्मॉल r। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे पुट कीजिए, राइट। सो ये आपको हो जाएगा 2π सिग्मा नॉट, स्मॉल r की जगह आप कैपिटल R को पुट करेंगे। सो कैपिटल R² माइनस r³ होल डिवाइडेड बाई अगेन 2π सिग्मा नॉट, r की जगह r/4, कैपिटल R/4 यहाँ पे आप पुट करने वाले हो तो कैपिटल R/4 का स्क्वायर है। सो बी वेरी वेरी कॉशियस, r², 4 4 16, 16 एंड 2 होगा नीचे विच इज़ योर 32 माइनस ये आपको r/4 का होल क्यूब करना है। सो r³ डिवाइडेड बाई 3 × 64 और नीचे ऑलरेडी एक r है आपके पास। ठीक है, तो ये आपका कट जाने वाला है। आप ध्यान से देखिए तो ये r इसको जब कट करेगा तो ये 2 होगा, ये r इसको कट करेगा तो 2 होगा और r² ऊपर नीचे से भी आप कैंसिल कर सकते हो। सो r वाले सारे टर्म्स खत्म हो गए हैं। ऊपर में है 1/2 माइनस 1/3 विच इज़ नथिंग बट योर 1/6 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपके पास 1/32 है, यहाँ पे 1/3 × 64 है तो 1/32 तो कॉमन ले लो और ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 1/6। सो 1 माइनस 1/6 इज योर 5/6, राइट। सो आपका ये जो 6 है इसके साथ कट गया है। सो यू हैव दिस 32/5 एंड 32/5 इज नथिंग बट योर 6.40। सो ये एक न्यूमेरिकल टाइप आपको आंसर है तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 6.40। ठीक है, अगेन आप देख सकते हैं सवाल मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन है और स्मार्टली कैलकुलेशन करना है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कंबाइंड है। सवाल का लैंग्वेज को बड़ा ध्यान से समझिएगा। वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ, यानी स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है हमको बोलता है कि नेग्लिजिबल मान लो, and spring constant K is fixed at the origin 0,0. A point particle of mass m carrying a positive charge Q is attached at its other end. ठीक है, तो ये आपका स्प्रिंग हो गया है। यहाँ पे आपको एक m मास का जिसका चार्ज Q है, छोटा सा पार्टिकल चिपका हुआ है और इसका लेफ्ट वाला एंड यहाँ पे फिक्स्ड है। The entire system is kept on a smooth horizontal surface when a point dipole P pointing towards the charge Q is fixed at the origin, the spring gets stretched to a length small l. तो जैसे आपने यहाँ पे डाइपोल लगा दिया, डाइपोल ऐसे Q चार्ज पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा जिस कारण से ये चार्ज आपको राइट साइड गया होगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्प्रिंग का जो लेंथ हो गया है, यानी कि स्प्रिंग में अब जो इलॉन्गेशन है, क्योंकि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ तो कुछ था ही नहीं, तो जो भी अभी दिख रहा है वही उसका इलॉन्गेशन है। स्प्रिंग में इलॉन्गेशन स्मॉल l अभी हमसे बोलता है, राइट। If the point mass is now displaced slightly by delta L,
राइट, यानी कि स्प्रिंग को आपने राइट साइड, इस पार्टिकल को लेटर से आपने राइट साइड डेल्टा एल से और पुश किया है, ठीक है, फिर आपने पुश करके छोड़ दिया है, तो वो ऑब्वियसली अब ऑसिलेट करेगा टू एंड फ्रो, राइट. इट इज़ फाउंड टू ऑसिलेट एट फ्रीक्वेंसी दिस मच, ठीक है. अच्छा, द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज़ व्हाट, तो हमें डेल्टा की वैल्यू को बताना है. अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को. सबसे पहले ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एक इक्वेशन को लिख लेते हैं. अगर आप ध्यान से देखें तो इस पार्टिकल पे अभी राइट साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा और स्प्रिंग इस पार्टिकल पे भी लेफ्ट डायरेक्शन में एक स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा. आई थिंक बात एकदम क्लियर है. सो वी कैन राइट द फर्स्ट इक्वेशन एज दैट दिस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब सवाल उठता है कि स्प्रिंग फोर्स कितना है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट को अगर हम k मान लें, सो k इंटू एल, एज सिंपल एज इट इज, k इंटू एल इज योर स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब यहीं पे आपको फॉर्मूलाज ध्यान होना चाहिए कि एक डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज योर 2pk अपॉन r क्यूब. 2p यहाँ पे जो k है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ऑलरेडी यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए हमने k का यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पे k की जगह k प्राइम का इस्तेमाल कर लेते हैं. सो 2pk अपॉन r क्यूब, और r की जगह यहाँ पे l ही इस्तेमाल होगा. सो l क्यूब, ये आपको हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट दिस पॉइंट, राइट. उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस q के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आपने लिख दिया एक q भी, ठीक है. तो ये हो गया आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इक्वेशन, k इंटू एल इज इक्वल टू 2pk प्राइम q अपॉन एल क्यूब. बढ़िया है. अब आपने क्या किया है, इसको यहाँ से फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं. अब आपने क्या किया, आपने इस मास को राइट साइड एक्सटेंड किया है, तो उस फिगर को हम यहाँ पे ऊपर में बना देते हैं, ठीक है. लेट अस सी वेरी वेरी केयरफुली. आपने इस तरीके से सिचुएशन को अब कर दिया, राइट. आपने यहाँ पे एक एक्सटेंशन लाया है, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन डेल्टा एल का. बढ़िया है. क्या होता है एसएचएम में, ये एक स्टैंडर्ड सा सिचुएशन होता है कि आप पार्टिकल को राइट साइड डिस्प्लेस करते हो, फिर आप पता करते हो व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स. इस पे अब लेफ्ट डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है, और वहाँ से फिर हम निकालते हैं ओमेगा या फिर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, जो भी हमको निकालना है. सो ये जो अब आपको नेट फोर्स लगने वाला है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, दैट इज व्हाट, द स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, L प्लस डेल्टा एल माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि राइट साइड आपको लग रहा होगा. व्हाट इज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो अगेन 2pk प्राइम डिवाइडेड बाई r क्यूब. यहाँ पे r की जगह क्या होगा, L प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई q, ठीक है. तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए आपको f कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू k इंटू एल प्लस k इंटू डेल्टा एल माइनस, यहाँ पे अब आपको बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर से आप स्मॉल l को बाहर निकालो कॉमन लेके, तो क्या दिख रहा है, देखिएगा हम इसको क्या लिख रहे हैं, 2pk प्राइम क्यूब q अपॉन एल क्यूब, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल पावर -3. आई होप दिस मेक सेंस टू यू. डिनोमिनेटर से स्मॉल एल को बाहर निकाला तो वो क्यूब बन के बाहर निकलेगा, और फिर डेल्टा एल बाई स्मॉल एल होगा, इस पूरे को ऊपर ले गए तो पावर -3 यहाँ पे आ जाने वाला है, ठीक है. अब आप ध्यान से देखिए तो KL और ये वाली टर्म जो है वो बराबर है. इस चीज़ का यहाँ पे हमको फ़ायदा मिलने वाला है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहे हैं F इज इक्वल टू K इंटू एल प्लस K इंटू डेल्टा एल. अब क्योंकि आपका जो डेल्टा एल है वो बहुत छोटा है एल से, यानी कि डेल्टा एल बाई एल आपको बहुत छोटा है 1 से, तो यहाँ पे हम वो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं. तो 1 माइनस 3 डेल्टा एल बाई एल हम यहाँ पे करने जा रहे हैं. सो -2pk प्राइम क्यूब अपॉन एल क्यूब ब्रैकेट 1 माइनस 3 डेल्टा एल बाई एल. अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो KL माइनस ये होने वाला है, और KL और ये वाली टर्म बराबर है, यानी ये और इस ब्रैकेट को खोलने के बाद वो टर्म कैंसिल होने वाली है, ठीक है. सो इवेंचुअली आपके पास जो यहाँ पे चीज़ बच रहा है वो है k डेल्टा एल प्लस 2pk प्राइम क्यूब डिवाइडेड बाई एल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 डेल्टा एल बाई एल, ठीक है. बढ़िया है. सो वी आर ऑलमोस्ट देयर. सो इस 2pk प्राइम क्यूब अपॉन एल क्यूब को हम KL भी लिख सकते थे,
है ना। तो इस पूरे चीज़ को हम लोग बेसिकली के एल लिख सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा के इंटू डेल्टा एल प्लस के इंटू एल लिखोगे तो एल और एल खत्म हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे बचेगा 3k डेल्टा एल। सो इवेंचुअली यू हैव 4k डेल्टा एल। तो हमें ये पता चल गया है जो आपका लेफ्ट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स है, दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू 4k डेल्टा एल। फोर्स को आप लिखोगे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाने वाला है 4k/m इंटू डेल्टा एल। और यही हमें चाहिए होता है SHM के केस में, यानी कि डेल्टा एल का साथ जो भी कोएफिशिएंट है वही आपका होने वाला है ओमेगा स्क्वायर। तो हमें ओमेगा पता चल गया है अंडर रूट ऑफ 4k/m, 4k/m, राइट। तो आप इस 4 को बाहर निकालोगे सो 2 हो जाएगा, सो अंडर रूट k/m। अब यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे क्या था, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ था फाउंड टू ऑसिलेट एट फ्रीक्वेंसी दिस मच, ठीक है। तो जनरली जब सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोली जाती है तो स्मॉल f हम लोग उसको मान लेते हैं, लेकिन कई बच्चों ने इसको ओमेगा मान के भी आंसर निकाला। अब क्योंकि अगर किसी ने ओमेगा निकाला है या फिर किसी ने स्मॉल f निकाला है, विच मीन्स उस बच्चे ने अंत तक सही सॉल्व किया होगा। तो जेईई एडवांस ने, IIT ने क्या किया, इसका 2 आंसर रिलीज़ किया था। एक आंसर उन्होंने जो दिया था दैट वाज योर 0.50, और एक आंसर जो उन्होंने दिया था दैट वाज योर 3.13 टू 3.15, राइट। सो ये 0.50 आंसर कब आया होगा, जब बच्चे ने यहाँ पे सिर्फ ओमेगा निकाल दिया होगा। अगर आप इसको इक्वेट करें तो यहाँ पे अंडर रूट k/m है, यहाँ पे भी अंडर रूट k/m है, यहाँ पे 1/डेल्टा एंड दिस इज योर 2, यानी कि 1/डेल्टा अगर 2 है यानी डेल्टा आपको हो जाएगा 0.5। तो अगर किसी बच्चे ने 0.5 आंसर निकाला था तो उसको भी पूरा नंबर दिया गया और उस बच्चे ने बेसिकली ओमेगा निकाल दिया। और अगर किसी ने स्मॉल f निकाला है तो उसको भी पूरा नंबर दिया गया। आप यहाँ से स्मॉल f भी निकाल सकते हो। अगर ओमेगा आपका इतना है तो f आपका कितना होगा, आप ये बात सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपका f आने वाला है 3.14। तो किसी बच्चे ने अगर 3.13, 3.14 या फिर 3.15 डाला है तो उसको भी सही नंबर दिया गया था, राइट। बट द होल पॉइंट इज हाउ टू अटैक दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसका एक डिफरेंशियल फॉर्म वाला भी सोल्यूशन है, बट आई एम नॉट प्रेजेंटिंग इट ओवर हियर। ये इसका एकदम रॉ मेथड है, यानी कि जो आप SHM में सीख के आते हो उसी फंडामेंटल से इस सवाल को यहाँ पे हैंडल किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दिस अगेन इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सवाल में हमसे क्या बोलता है, पॉइंट चार्ज Q ऑफ मास M इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, ठीक है। तो पहले एक धागा था यहाँ पे और ये जो पार्टिकल है पहले वो लेटर से यहीं पे था, बढ़िया है। अ पॉइंट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इज नाउ ब्रॉट टुवर्ड्स Q फ्रॉम इन्फिनिटी। तो बहुत दूर से उस डाइपोल को इस पॉइंट पे लाया गया, बढ़िया है। अब इस डाइपोल के आने की वजह से ये जो चार्ज है वो आपको इस एंगल पे शिफ्ट हो गया। डाइपोल किस एंगल पे है, डाइपोल से इस Q चार्ज का क्या दूरी है, ये सब हमें दे रखा है 2L sin α/2, ये एंगल आपको अल्फा है। दिस इज द इक्विलिब्रियम सिचुएशन, right? The final equilibrium position of the system, including the direction of the dipole, the angles and the distances is shown in the figure. If the work done, देखिए, if the work done in bringing the dipole to this position is capital N into mgh, where g is the acceleration due to gravity, then the value of n is what? ठीक है। हमारे सहायता के लिए हमें यहाँ पे एक हिंट दिया गया है या फिर हमें एक टूल दिया गया है बेसिकली। नोट दैट फॉर 3 कोप्लेनर forces keeping a point mass in equilibrium, F by sin theta is the same for all forces, where F is any one of the forces and theta is the angle between other two forces. हालांकि बहुत से बच्चे जो एडवांस की तैयारी करते हैं उन्हें पता है कि ये बेसिकली लामीज लॉ है, राइट। तो लामीज थ्योरम को ही यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में आपसे दिया गया है। स्टिल अगर किसी बच्चे को नहीं आइडिया है तो यहाँ पे मैं उनके सामने एक बारी बना देता हूँ कि मान लीजिए ये आपको एक पॉइंट मास है और ये पॉइंट मास आपको इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। एंड लेट अस से दीज आर दी 3 कोप्लेनर फोर्सेस acting on this. This is your F1, this is your F2 and this is your F3, right? F2 फोर्स के अपोजिट साइड आपको एंगल है, F1 फोर्स के सामने आपको एंगल है और यहाँ पे आपको एंगल θ3 है। तो लॉ हमसे क्या बोलता है, दैट F3 बाई साइन θ3 इज इक्वल टू F1 बाई साइन θ1 इज इक्वल टू F2 बाई साइन θ2। दिस इज योर लामीज थ्योरम।
और ये बहुत फ़ायदेमंद प्रॉपर्टी अपने पास है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग तो इस सवाल को अटैक करते हैं। ये अपना डायग्राम हो गया मस्त वाला, चीज़ें अभी इक्विलिब्रियम में है, ये आपको निकालना है कैपिटल एन की वैल्यू। तो सबसे पहले जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि व्हाट इज़ दी वर्क डन। वर्क डन जो होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ द सिस्टम, राइट। शुरुआत में ये जो क्यू चार्ज है वो आपको इस लोकेशन पे ही था, तो ये क्यू चार्ज भी बेसिकली एच हाइट गेन किया है, एच हाइट गेन किया है। सो देयर इज सम इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी, एट द सेम टाइम देयर इज ऑल्सो सम चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। जो आपका ये ग्रेविटेशनल एनर्जी है उसमें तो इंक्रीज आया है mgh का। मेन जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का। शुरुआत में आपको ये डाइपोल इन्फिनिटी पे था, देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिटवीन द डाइपोल एंड द चार्ज क्यू, बट एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इसके बीच में एक एनर्जी है, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल एट चार्ज मल्टीप्लाइड बाई दिस चार्ज। इस डाइपोल की वजह से इस लोकेशन पे मान लीजिए V पोटेंशियल है, तो Q इंटू वी आपको हो जाने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो आपने यहाँ पे लिख दिया Q इंटू वी, Q इंटू वी। अब यहाँ पे टेस्ट होता है कि बच्चों को क्या डाइपोल के वजह से, एक शॉर्ट डाइपोल के वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है? नहीं पता है तो प्लीज़ पता करो। डाइपोल के वजह से एक्सेस पे जो आपको पोटेंशियल होता है दैट इज़ योर PK बाई आर स्क्वायर, PK बाई आर स्क्वायर। तो इस V की जगह हम यहाँ पे लिख रहे हैं सिंपली PK, यहाँ पे K मतलब क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का मतलब यही 2L साइन अल्फा बाई 2, इसको हम लोग फिलहाल R बोल देते हैं, तो ये आपको हो जाएगा आर स्क्वायर। दिस इज़ दी एनर्जी। अब हमको जो दिया हुआ है यहाँ पे वो mgh के फॉर्म में ही है, तो आपको कुछ भी करके इस चीज़ को रिप्लेस करना होगा mgh से, तभी हम अपने आंसर के नज़दीक पहुँच पाएंगे। उसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ लेना पड़ेगा। तो पहले तो देखते हैं कि इस पर क्या क्या लग रहा था फोर्सेस। एक आपको लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इस लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग ही लग रहा होगा, और टेंशन जो है वो आपको धागे में इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। बड़े केयरफुली हमको यहाँ पे एंगल्स को भी दिखाना है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो आपको दिख रहा है ना कि ये एंगल भी आपका अल्फ़ा होने वाला है, ठीक है। अगर ये एंगल अल्फ़ा है और ये दोनों साइड आपको L लेंथ है, यानी ये आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो इफ दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ हाउ मच, ये आपको कितना हो जाएगा, ध्यान से सोचिए। 180 माइनस अल्फ़ा होगा टोटल एंगल, यानी कि ये आपको हो रहा है 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2, और ये वाला एंगल भी आपको होगा 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2। अगर ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 है, यानी ये एंगल आपको हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर ये एंगल अल्फ़ा बाई 2 है, राइट, तो ये वाला एंगल अगेन 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 होगा, क्योंकि ये एंगल तो 90 ठहरा, ये अल्फ़ा बाई 2 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2, 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। ये आपको mg हो गया और ये हो गया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप ध्यान से देखिए, अभी अभी हमने देखा था वो लामीज़ वाला कॉन्सेप्ट, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन इसके अपोजिट टोटल एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 प्लस 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं साइन इन दोनों का समीशन विच इज़ नथिंग बट योर 180 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू mg, ध्यान से देखिएगा mg, और इसके अपोजिट में कितना एंगल है, ये तो हो गया अल्फ़ा, और ये वाला एंगल अगर ये 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 है तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 ही होगा, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़ हम लोग, साइन अल्फ़ा प्लस 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 विच इज़ 90 प्लस अल्फ़ा बाई 2, 90 प्लस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना मैथमेटिक्स का स्किल लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा, इस डाइपोल के कारण Q पॉइंट पे चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट 2pk बाई आर क्यूब, एक्चुअल लोकेशन है। सो 2pk डिवाइडेड बाई योर आर क्यूब, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई चार्ज क्यूब ही, ठीक है। और नीचे में आपका वो साइन अल्फा ही रहने वाला है, तो दिस इज योर साइन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे तो आपका हो गया mg डिवाइडेड बाई, ये आपको हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमको बेसिकली ये वाला चीज़ चाहिए लेफ्ट साइड। सो PK
अपॉन आर स्क्वायर और क्यू को तो लेफ्ट में ही रखो, पी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसको रखो लेफ्ट में, बाकी सबको राइट में ले चलो। ये आपको हो जाएगा एम जी डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एक आर इस तरफ गया होगा, साइन अल्फा भी राइट साइड जाएगा और साइन अल्फा को आप लिख सकते हो यहाँ पे बेसिकली 2 साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाई 2। बढ़िया है। और क्या है, 2 भी राइट साइड में आएगा, ये वाला 2 भी जो है वो राइट साइड में नीचे में आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपका 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 भी खत्म हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा साइन आर साइन अल्फा बाई 2। व्हाट इज आर साइन अल्फा बाई 2? अगर आप इस ट्राइंगल में ध्यान से देखें, कौन सा ट्राइंगल सर? दिस ट्राइंगल। अगर आप इस ट्राइंगल में ध्यान से देखें तो ये जो है वो आर था, ये आर है, ये अल्फा बाई 2 है। तो आर साइन अल्फा बाई 2 इज नथिंग बट स्मॉल एच, इज नथिंग बट स्मॉल एच। तो ये बेसिकली आपका एम जी एच ही आ गया है, देख रहे हैं, ये आपका एम जी एच ही था। तो अब आपका खत्म, देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच प्लस एम जी एच, यानी कि 2 एम जी एच, यानी कि जो कैपिटल एन है आपका दैट इज नथिंग बट 2। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया है। और अगर आपको सही लगता है कि आपके नॉलेज में या फिर आपके स्किल में कुछ इंप्रूवमेंट आया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हिट दैट बेल आइकन, एंड वी आर गोइंग टू मीट विद सच इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर।